Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. अब हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की कि वह क्या है, कितने टाइप की होती है और इसे इंक्रीज कैसे किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी को जॉइंट के अराउंड रेंज ऑफ मोशन के रूप में भी जाना जाता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ मूवमेंट विद ब्रॉडर रेंज, यानी यह किसी मूवमेंट को अधिक एम्पलीट्यूड या रेंज के साथ एक्सिक्यूट करने की एबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी एक मोटर कंपोनेंट है जिसे न तो पूरी तरह कंडीशनल एबिलिटी कहा जा सकता है और न ही पूरी तरह कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी पर मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट की स्ट्रक्चर, टेंडन्स, लिगामेंट्स और अन्य फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वह डेली टास्क्स को अधिक ईज के साथ और कंपैरेटिवली ज्यादा एफिशिएंटली तथा इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी और पोस्चर भी अधिक अट्रैक्टिव दिखाई देती है। फ्लेक्सिबिलिटी कई वेज में हेल्पफुल होती है, जैसे इंजरीज को प्रिवेंट करने में, पोस्चर इंप्रूव करने में, बैक पेन रिड्यूस करने में, हेल्दी जॉइंट्स मेंटेन करने में, मूवमेंट्स के दौरान बैलेंस इंप्रूव करने में और विभिन्न स्किल्स को इजीली सीखने में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की। ब्रॉडली देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी दो टाइप्स की होती है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इन्हें डिटेल में समझते हैं। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ मूवमेंट परफॉर्म करने की एबिलिटी को एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा स्वयं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करना। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को आगे दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। ए, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें मूवमेंट्स तब परफॉर्म की जाती हैं जब इंडिविजुअल स्टैटिक पोजीशन में होता है, जैसे स्टैंडिंग, सिटिंग या लाइंग पोजीशन। बी, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें मूवमेंट्स तब परफॉर्म की जाती हैं जब इंडिविजुअल मूविंग कंडीशन में होता है, जैसे रनिंग और अदर मूवमेंट्स। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एक्सटर्नल हेल्प की सहायता से ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ मूवमेंट्स परफॉर्म करने की एबिलिटी को पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर की हेल्प से स्ट्रेचिंग करना। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी से अधिक होती है और यह मेनली जॉइंट की स्ट्रक्चर तथा मसल्स और लिगामेंट्स की स्ट्रेचेबिलिटी पर डिपेंड करती है। वास्तव में पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ही एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का बेस होती है। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के मेथड्स की। इनमें सबसे पहले है स्लो स्ट्रेचिंग मेथड। फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण तरीका जॉइंट के अराउंड मसल्स को धीरे धीरे स्ट्रेच करना है। यहाँ ध्यान देने वाली की पॉइंट यह है कि स्ट्रेचिंग स्लो होनी चाहिए और इसमें कोई भी जर्की मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मेथड इज स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। यह मेथड गेम्स और स्पोर्ट्स के फील्ड में सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड माना जाता है। इसमें धीरे धीरे स्ट्रेच की मैक्सिमम पॉइंट पर जाना और उसी पोजीशन को होल्ड करना शामिल होता है। स्टैटिक स्ट्रेच के लिए रिक्वायर्ड टाइम उसके पर्पस पर डिपेंड करता है। अगर स्ट्रेचिंग कूल डाउन के लिए की जा रही है तो स्ट्रेच लगभग 10 सेकंड्स तक होल्ड करनी चाहिए। अगर स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए की जा रही है तो स्ट्रेच को लगभग 30 सेकंड्स तक होल्ड करने की रिकमेंडेशन दी जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने का नेक्स्ट मेथड है बलिस्टिक मेथड। इस मेथड में मूवमेंट्स को स्विंग और रिदमिक वे में परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि स्ट्रेचिंग रिदमिक मैनर में होती है, इसलिए इसे बलिस्टिक मेथड कहा जाता है। इस फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग में बॉडी की मोमेंटम का यूज करके रेंज ऑफ मोशन को एक्सटेंड करने की कोशिश की जाती है। हालांकि बलिस्टिक मेथड एक समय पर काफी पॉपुलर रहा है, लेकिन कई फिजिकल थेरेपिस्ट्स ने इसे स्क्रूटिनाइज किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बलिस्टिक स्ट्रेचिंग इंजरी का कारण बन सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने का लास्ट मेथड है PNF टेक्निक, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक। PNF स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने की एक इफेक्टिव मेथड है, जिसे पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी कहा जाता है। इसको करने का प्रोसीजर इस तरह है। स्टेप 1, मसल को मैक्सिमम कंफर्टेबल पोजीशन तक स्ट्रेच किया जाता है। स्टेप 2, स्ट्रेच की हुई मसल को 5 से 7 सेकंड्स तक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में रखा जाता है। स्टेप 3, कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल को रिलैक्स कराया जाता है। स्टेप 4,
रिलैक्सेशन के तुरंत बाद मसल को और अधिक स्ट्रेच किया जाता है और 8 से 10 सेकंड्स तक होल्ड किया जाता है। स्टेप 5, यह प्रोसेस 4 से 8 रेपिटेशंस तक रिपीट की जाती है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट मोटर कंपोनेंट कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की, कि यह क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज वे एबिलिटीज होती हैं जो किसी इंडिविजुअल को विभिन्न एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली तथा एफिशिएंटली परफॉर्म करने में सक्षम बनाती है। जिम्मरमैन एट अल के अनुसार coordinative abilities are understood as relatively stabilized and generalized patterns of motor control and regulation processes. These enable the sportsman to do a group of movements with better quality and effect. यानी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मोटर कंट्रोल और रेगुलेशन प्रोसेस पर डिपेंड करती हैं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के लिए कंट्रोल और रेगुलेशन प्रोसेसेस का एक पर्टिकुलर मैनर में फंक्शन करना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होती कितने टाइप्स की है। स्पोर्ट्स में कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के 7 टाइप्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हालांकि डिफरेंट गेम्स में इन एबिलिटीज का यूज अलग अलग होता है। इन्हें एक एक कर समझते हैं। एक, ओरिएंटेशन एबिलिटी। यह एबिलिटी डेफिनेट फील्ड ऑफ एक्शन जैसे वॉलीबॉल कोर्ट, स्केटिंग रिंक, फुटबॉल ग्राउंड या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे बॉल, अपोनेंट, पार्टनर के रिलेशन में बॉडी की पोजीशन और मूवमेंट्स को अवेलेबल स्पेस और रिक्वायर्ड टाइम के अनुसार डिटरमाइन और चेंज करने की होती है। स्पोर्ट्स में ओरिएंटेशन एबिलिटी की यूज और डिमांड बहुत वाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिम्नास्टिक्स में बॉडी की मूवमेंट और पोजीशन ओरिएंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जबकि टीम गेम्स में विजन, खासकर पेरिफेरल विजन, ओरिएंटेशन के लिए डिसाइसिव होती है। 2, डिफरेंशिएशन एबिलिटी। यह मूवमेंट फेजेस की फाइन ट्यूनिंग अचीव करने की एबिलिटी होती है। इसे हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी प्राप्त करने की एबिलिटी भी कहा जा सकता है। डिफरेंशिएशन का हाई लेवल मूवमेंट, एक्सपीरियंस और मोटर एक्शन पर मास्टरी के डिग्री पर डिपेंड करता है। हाई डिफरेंशिएशन एबिलिटी का यूज स्पोर्ट्स में मूवमेंट को सेंस करने या इम्प्लीमेंट करने में होता है, जैसे मूवमेंट सेंस। 3, कपलिंग एबिलिटी। यह बॉडी पार्ट्स या मूवमेंट्स को एक दूसरे के साथ और एक डेफिनेट गोल ओरिएंटेड बॉडी मूवमेंट के रिलेशन में कोऑर्डिनेट करने की एबिलिटी होती है। कपलिंग एबिलिटी उन स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है जहां हाई डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के मूवमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं, जैसे जिम्नास्टिक्स और टीम गेम्स। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल जैसे टीम गेम में बॉल कंट्रोल या ड्रिबलिंग के लिए फुट मूवमेंट्स को रनिंग और जंपिंग जैसे होल बॉडी मूवमेंट्स के साथ कपल करना पड़ता है। कपलिंग एबिलिटी किनेस्थेटिक और ऑप्टिक सेंस ऑर्गन्स की फंक्शनल कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। 4, रिदम एबिलिटी। रिदम एबिलिटी मूवमेंट के रिदम को परसीव करने और रिक्वायर्ड रिदम के साथ मूवमेंट परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है। यह मोटर मेमोरी में स्टोर्ड रिदम को मोटर एक्शन में रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को भी डिनोट करती है। कुछ स्पोर्ट्स जैसे जिम्नास्टिक्स और फिगर स्केटिंग में स्पोर्ट्स पर्सन को एक्सटर्नल रिदम या म्यूजिक को परसीव करके उसे अपनी मूवमेंट्स में एक्सप्रेस करना होता है। जिन स्पोर्ट्स में रिदम बाहर से नहीं दिया जाता, वहां स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी मेमोरी में स्टोर्ड रिदम का यूज करना पड़ता है। 5, रिएक्शन एबिलिटी। यह एबिलिटी किसी स्टिम्युलस पर क्विकली और इफेक्टिवली रिएक्ट करने की होती है। डिफरेंट गेम्स और स्पोर्ट्स में डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, जैसे विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल। इन सिग्नल्स पर एक्यूरेटली और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके रिस्पॉन्ड करना ही रिएक्शन एबिलिटी कहलाता है। 6, अडैप्टेशन एबिलिटी। यह एबिलिटी सिचुएशन में होने वाले चेंजेस या एंटिसिपेटेड चेंजेस के बेसिस पर मूवमेंट प्रोग्राम को एडजस्ट करने या पूरी तरह चेंज करने की होती है। सिचुएशनल चेंज एक्सपेक्टेड भी हो सकता है या सडनली भी हो सकता है। यह मेनली सिचुएशन में चेंजेस की परसेप्शन की स्पीड और एक्यूरेसी पर डिपेंड करती है। 7, बैलेंस एबिलिटी। यह एबिलिटी मूवमेंट के दौरान इक्विलिब्रियम या बैलेंस मेंटेन करने और बैलेंस डिस्टर्ब होने के बाद उसे जल्दी रीगेन करने की होती है। बैलेंस एबिलिटी को आगे 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ए, स्टेशनरी पोजीशन या स्लो मूवमेंट्स के दौरान बैलेंस मेंटेन करने की एबिलिटी। यह किनेस्थेटिक, टैक्टाइल और कुछ एक्सटेंट तक वेस्टिब्युलर सेंस ऑर्गन्स पर डिपेंड करती है। बी, रैपिडली चेंजिंग पोजीशंस के दौरान बैलेंस मेंटेन या रीगेन करने की एबिलिटी।
यह प्राइमरीली वेस्टिबुलर सेंस ऑर्गन्स की फंक्शनल कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।